क्लास 6th आपका लेसन नंबर 7 चल रहा है। इसमें कल हमने महावीर जैन के बारे में पढ़ा, फिर संघ के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ रहे हैं महावीर जैन से ही संबंधित एक पॉइंट और बच गया है, वो है विहार। विहार का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैन तथा बौद्ध भिक्षु या भिक्षु, प्राकृत भाषा में इनको क्या कहा गया है, भिक्षु, और हमारी हिंदी भाषा में भिक्षु, जो भीख मांग मांग कर अपना गुजारा करते हैं। तो जैन और बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। ये सारा साल घूमते रहते थे। केवल जब वर्षा ऋतु आती थी तब इनके लिए घूमना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि बारिश में ये घूम नहीं सकते थे, यात्रा करना कठिन हो जाता था। नदी नाले पानी से भरे रहते थे, कीचड़ हो जाता था, और ऐसे में यात्रा करना बीमारी को शरीर सहमति नहीं देता, बीमारी को निमंत्रण देना है। तो वे जब बारिश का मौसम होता तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे, एक स्थान पर ही रहने लगते थे। इन ऐसे समय यानी बरसात के समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। तो जब बारिश का सीजन होता था तो वे घूमना बंद कर देते थे, और वे जो उनकी बातों का अनुसरण करते थे, उनके बताए गए रास्ते पर चलते थे, अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में यानी बागों में अस्थायी रूप से बनवाए गए निवास स्थानों में निवास करते थे, या पहाड़ी क्षेत्र की जो प्रकृति द्वारा बनी हुई गुफाएं हैं उनमें निवास करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। जैसे जैसे टाइम चलता गया तो जो उनके समर्थक थे, जैन और बौद्ध धर्म के भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं और उनके समर्थकों ने स्थायी शरण स्थल की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल अर्थात जहाँ पर बारिश के समय ये बैठ सके, रुक सके, ऐसे स्थान बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए और बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे। तो ये है विहार की कहानी। अब जिस तरह एक बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी, परिवार सब त्याग देते हैं। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले में भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में फैलने लगा था, और आप इसके बारे में चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। अब आश्रम व्यवस्था। जैन और बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं होता, अर्थात आश्रम शब्द का तात्पर्य
लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास ये 4 आश्रम बताए गए हैं। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से ये उम्मीद की जाती है कि वे इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह करके एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करना होता था। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपना जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। तो ये स्त्रियों के लिए था। अब यहाँ पे आ जाइए आप अन्यत्र। आप मैप के अंदर ईरान को ढूंढो। जरथुस्तर क्या बताया गया है? जरथुस्तर एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जैन अवेस्ता की भाषा और इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता और सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद का ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। यानी 1000 से अधिक सालों तक इस धर्म का प्रचार प्रसार रहा ईरान के अंदर। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर पूरा होता है और कल हम आपको इसके प्रश्न भेजेंगे।